बारिश में बहू का ढाबा। जिला बनारस में स्थापित प्रख्यात मंदिरों में प्रतिदिन अनेकों श्रद्धालुओं की भीड़भाड़ होती थी। वहां से थोड़ी कोस की दूरी पर सास बहू भोग नाम से एक मशहूर ढाबा था, जिसे रुचिका और मंदा नाम की दो सास बहू चलाया करती थी। उनके ढाबे पर प्रतिदिन 50 किलो चावल, 50 किलो आटा, 10 किलो दाल और कट्टे भरकर सब्जियों की खपत हुआ करती थी। ढाबे पर लंबी चौड़ी कतार में खड़े लोग टेबल खाली होने की राह देख रहे थे। अरे मंगलू, ससुरे तू ये हमके कौन से ढाबे पर उठा लाया? कितना भीड़ भड़का है यहाँ। अरे एक बार इस ढाबे का खाने का चटकारा लगाकर देख, हम मजा आ जाएगा। दोनों सास बहू मिलकर ढाबा संभाल रही थीं। जहां एक और रुचिका झटपट सब्जी काट रही थी, वहीं दूसरी ओर मंदा भट्टी की तपिश झेलकर रोटी सेक रही थी। टेबल खाली होते ही रूपम और मंगल फट से वहां पसर जाते हैं। तभी रुचिका कहती है, सास बहू भोग ढाबे पर आपका स्वागत है। आपके खाने के लिए क्या लेकर आऊं? मोहतरमा पूछत तो ऐसा रही हो जैसे 56 भोग की वैरायटी हो ढाबे के खाने में। वैसे क्या मौजूद है खाने में? कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, मिक्स वेज, पुलाव, वेज बिरयानी, तंदूरी रोटी, प्लेन रोटी, सोयाबीन चाप, पकौड़े, पुलाव, छाछ। ढाबे पर मौजूद वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी सुनकर रूपम के तोते उड़ जाते हैं। अरे दादा, ससुरा हम तो कंफ्यूज आ गए, का खाएं का ना खाएं। ये पहली दफा ढाबे पर आया है बहन जी, बड़ी थाल ले आओ, हम दोनों यारों का पेट तो उसी में टनाटन हो जाएगा। रुचिका ढाबे की सभी वैरायटी से थाली सजाकर टेबल पर परोसती है। दोनों एक साथ खाना खाते हैं। अरे वाह, का गजब का खाना है। इका स्वाद तो बांके बिहारी के मिष्ठानों से भी उत्तम है। मजा आ गवा। वैसे ये थाली कितने की पड़ी? अरे भाई, ये थाली मात्र 50 रुपए की है मेरे भाई। क्या बात करत है, इतना सस्ता? हम तो एक ही बात पर चौके की, ई बूढ़ी मावरी औरत बिना कोई मजदूर के इतना लाजवाब खाना इतनी ज्यादा मात्रा में कैसन बनावत है। इस ढाबे को खुले 50 बरस हो चुके हैं। अब तो इन सास बहू को नमक मिर्च के स्वाद का भरपूर अंदाजा हो गया है। एकदम नपातुला हाथ है इनका भैया। इस ढाबे से इन्होंने वो सब हासिल किया है जो एक सरकारी नौकर भी नहीं कर सकता है। अरे आपन धंधा कोनों की चाकरी करे से लाख बेहतर है। खाने का मोल चुकता करके दोनों दोस्त ढाबे से विदा लेते। समय का चक्र यूं ही घूमता रहता है। सास बहू का ढाबा बखूबी चल रहा था। तभी रुचिका की निगाह दीवार पर टंगी घड़ी की सरकती सुइयों पर जा रुकती है। माँ जी, 10 बजने को है। ढाबा बंद करने का समय हो चुका है। दोनों सास बहू ढाबे का सामान समेटकर रास्ते में चलती हुई पुरानी स्मृतियों में खो जाती हैं। बहू, जब भी मेरी नजर ढाबे के बोर्ड पर पड़ती है, मेरा सीना फूले नहीं समाता। मुझे आज भी वो दुखद मंजर भली तरह याद है। रुचिका और संतोष का विवाह पारिवारिक रजामंदी से मुकम्मिल हुआ था। घर में सुख समृद्धि का कोई अभाव नहीं था। संतोष एक बड़े कारखाने में मुनीम का काम करता था। मालिक उसके काम से बेहद खुश था। वो उसे बढ़ चढ़कर पगार देता था। शाबाश संतोष, एक तेरे ही काम से तो मुझे संतोष मिलता है। ये ले तेरी महीने भर की पगार। उस रोज संतोष खुश मन से घर लौट कर आता है। क्या बात है मेरे लाल, आज तू बड़ा चहक रहा है। माँ, मेरे मालिक ने मेरी पगार बढ़ा दी। अजी, वो यूं ही थोड़ी आप पर मेहरबान है। वो भली भांति जानते हैं कि उनका कारखाना मुख्य तौर से आपके द्वारा चलता है। मैं तो कहती हूँ, आप अब अपने खुद के कपड़ों की मिल खोल लीजिए। ईश्वर की दया से इस घड़ी पैसे भी हैं और आपको अच्छा खासा तजुर्बा भी है। संतोष तमाम पैसे लगाकर कपड़ों की मिल खोल लेता है। सफलता उसके कदम चूमने लगती है। यह खबर फूलचंद के कानों में पड़ती है और वो बदले की भावना से रोष में आकर रात के अंधेरे में उसके कारखाने को आग में झोंक देता है। आधी रात संतोष की फोन की घंटी बजने पर वो खबर सुनकर हड़बड़ाहट में गाड़ी चलाकर आ रहा था कि बीच रास्ते में उसकी बुरे तौर पर दुर्घटना होती है। कुछ लोग उसे अस्पताल में दाखिल करते हैं। दोनों सास बहू कलेजे पर हाथ धरे अस्पताल में आती हैं। मैं संतोष जी की पत्नी हूँ। कहाँ है मेरे पति, कैसे हैं? देखिए, दुर्घटना में आपके पति के पैरों की जान चली गई है। ये बड़ा ही रेयर केस है। संतोष के पैरों की स्थिति बदलने की खातिर वो घर की तमाम जमा पूंजी झोंक देती है, मगर संतोष के पैरों की हालत टस से मस नहीं होती। संतोष जी के पैरों में हमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब कुछ भी नहीं बचा। खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। हमको कुछ करना होगा।
क्यों ना हम खाने का ढाबा खोलें? हमारे पास एक वक्त का खाना खरीदने के खातिर भी एक फूटी कौड़ी नहीं। ऐसे में हम ढाबा खोलने का कैसे सोच सकते हैं बहू? बरसात भी अपने। माँ जी, आपके दिए पुश्तैनी कंगन किस घड़ी काम आएंगे? इन्हें बेचकर हम माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर ढाबा खोलते हैं। मॉनसून का महीना अपनी चरम सीमा पर है। अकेले रहने वाले लोग ढाबे के खाने पर ही आश्रित होते हैं। वो हिम्मत बांधकर ढाबे की शुरुआत करती हैं। शुरुआती दिनों में उनके ढाबे पर इक्के दुक्के लोग खाना खाने आते थे। माँ जी देखिए, हर दिन के साथ हमारे ढाबे पर खाना खाने वालों की तादाद भारी मात्रा में जुटती जा रही है। सब तेरी बुद्धि का फल है बहू। अरे जरा 4 तंदूरी रोटी और 2 सब्जी देना। खाने में कुछ क्षणों की देरी है। आप बरसात में भीग चुके हैं। खाना तैयार होने तक इस दमदार कुल्हड़ की चाय की चुस्कियों का लुत्फ लीजिए। बरसात की मार से बचने के लिए सभी रागीर उनके ढाबे पर आकर ठहर जाते हैं और खाने की खुशबू से इस कदर खींचे जाते हैं कि बिना खाए नहीं लौटते। इस तरह उनके ढाबे का बेहतरीन खाना बुलंदियां छूने लगता है। आज हमारा ढाबे की मशहूर उस वक्त की कठिन परिश्रम का फल ही तो है सासू माँ। तकरीबन कुछ दिनों के पश्चात मानसून का महीना एक बार फिर दस्तक देता है, जिसके चलते घनघोर बरसात शुरू होती है और ढाबे पर खड़ी सास बहू ग्राहकों के आने की राह तकते हुए कहती है, आधा दिन बीत चुका है मगर अब तक कोई भी जन खाने के लिए ढाबे पर नहीं आया। सासू माँ, हमारी बनारस में जो इस घड़ी बरसात से जो बाढ़ की अवस्था है, उसमें हर इंसान गरीबी बदहाली से जूझ रहा है। इसी के चलते कोई खाना खाने नहीं आ रहा। दोनों सास बहू काफी देर सोचने के बाद बोलती हैं, इतनी मेहनत के बाद हमने अपने ढाबे को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है, क्यों ना हम ढाबे के खाने का नया फरमान जारी करें। बरसात के कहर को देखते हुए रुचिका ढाबे के खाने का आधा दाम करके नया चार्ट मोटे अक्षरों में लिखकर ढाबे के बाहर टांग देती है। एक बार फिर उनका ढाबा चल पड़ता है। अरे भाई, बरसात की मार ने तो हम गरीबों का बल तोड़ दिया है। ऐसे में इंसान क्या खाएगा, क्या बचाएगा? अरे अब तो सास बहू के ढाबे के खाने का दाम आधा हो चुका है और जब तक बरसात नहीं टलती ये दाम ऐसा ही रहेगा। सभी जन एक साथ बैठकर ढाबे के खाने का लुत्फ उठाते हैं। तभी एक भिखारन सास बहू के आगे हाथ फैलाती है। कुछ खाने को दे दे बाबा, बरसात के मारे हम भिखारियों को पूछने वाला कोई नहीं। सर्दी गर्मी में तो मंदिर के चौखट पर खाने को मिल जाता है, मगर बरसात के चलते ना कोई श्रद्धालु दर्शन को आते हैं, ना हम कुछ खाते हैं। ये लो, पेट भर कर खाओ, फिक्र मत करो, तुम्हारे खातिर इस ढाबे का खाना एकदम मुफ्त है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उन्होंने इतना तो दिया है कि किसी गरीब का पेट भरने से हमारे ढाबे की घटती नहीं होगी। इस तरह सास बहू बरसात में अन्य ढाबे वालों की नाई खाने का दाम बढ़ने की जगह घटा देती हैं, जिसे खाने वालों की फौज उनके ढाबे पर न कभी कम होती है, न उनके ढाबे का फाटक बंद पड़ता है। साथ ही वो गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाकर इंसानियत और दयालु स्वभाव को भी कायम करती हैं। गोलगप्पे वाली बहू। सुमन अपने पति सोहन के साथ और अपनी सास कांता के साथ रहती थी। वो सभी काफी खुशी से रहा करते थे। सोहन खुद एक बिजनेसमैन था। सोहन अपनी माँ और अपनी पत्नी सुमन को कभी भी कोई परेशानी नहीं झेलने देता और हर किसी की मदद किया करता था। सुमन सोहन को फोन करती है। हेलो सोहन, आज तुम घर जल्दी आ जाना। पर क्यों सुमन, आज कोई खास दिन है क्या? नहीं, बस मुझे आज तुम्हारी याद आ रही है, इसलिए मैं तुम्हें घर जल्दी आने को बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सोहन अपने घर जल्दी से आ जाता है। जैसे वो घर के अंदर घुसता है कि घर में पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। सोहन बोलता है, अरे घर में इतना अंधेरा क्यों हो रखा है? बिजली वालों ने लाइट काट दी है क्या? सोहन की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और एक बार फिर सोहन चिल्लाकर बोलता है, अरे घर में इतना अंधेरा क्यों हो रखा है? बिजली वाले ने लाइट काट दी है क्या? सोहन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और सोहन ने गुस्से में अपना बैग फेंक दिया। जैसे वो अपना बैग फेंकता है कि तभी वहां पर लाइट जल जाती है। जैसे ही लाइट जलती है वैसे ही सोहन के चेहरे पर एक चमक आ जाती है और वो अपने घर को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है और वो अपनी पत्नी से बोलता है, सुमन ये क्या,
अरे सोहन जी, आप अपना बर्थडे कैसे भूल सकते हो? हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग। सुमन का ये सरप्राइज उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो उसको गले से लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ कांता एक बड़ा सा केक बनाकर लाती है और सोहन के सामने वो केक रख देती है, जिसके बाद सोहन केक को कट करके बर्थडे सेलिब्रेट कर लेता है। अगली सुबह सोहन एक बार फिर अपने ऑफिस जाता है और उसका मैनेजर उससे बोलता है, सर जी हमारी पार्टी के कुछ पेपर हैं, आप इन पर साइन कर दो। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ। इतना कहकर सोहन पेपर पर साइन कर देता है और शाम को अपने घर चला जाता है। अपने घर में शाम का खाना खाकर वो सो जाता है। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस में आता है तब उसका मैनेजर सोहन को देख गार्ड से बोलता है, गार्ड गार्ड, ये भिखारी कौन आ गया है, निकालो इसे यहां से। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम मुझे भिखारी कैसे बोल सकते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं तुम्हें अभी निकाल रहा हूं ऑफिस से। तू मुझे क्या निकालेगा? मैं तुझे इधर से भगा रहा हूं। इसका मतलब तू जानता है क्या? तेरी औकात भी नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। अरे तो मुझे ये बोल रहा है कि तू मुझे ऑफिस से निकालेगा? देख, तूने अपना सब कुछ अपने हाथों से साइन किया है, अपने पूरे होशो हवास में सब कुछ मेरे नाम किया है और अब ये सब मेरा है, इसलिए मैं तुझे यहाँ से निकाल रहा हूँ। या तो तुम तमीज से यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मार कर निकलवा दूंगा। सोहन को यह सदमा बर्दाश्त नहीं होता और सोहन को दिल का दौरा पड़ जाता है और वो सड़क पर बेहोश हो जाता है। कुछ लोग उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल से उसकी पत्नी के पास सोहन के हार्ट अटैक आने की खबर पहुंच जाती है। ये सुनकर सुमन और कांता दोनों भागे भागे हॉस्पिटल में आते हैं। ये देखकर कि सोहन हॉस्पिटल के बेड पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है, सुमन को चक्कर आ जाता है और वो भी बेहोश हो जाती है। ये सब देख कांता रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बहू भी बेहोश पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ मेरे बेटे को हार्ट अटैक आ गया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कांता से बोलते हैं, आपके बेटे को कोई बड़ा ही धक्का लगा है, जो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए इन्हें अटैक आया है। आप इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा, वरना इनको कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद सुमन को होश आ जाता है और सुमन और कांता दोनों सोहन के पास पहुंच जाते हैं और इस हार्ट अटैक का कारण पूछते हैं। मां, सुमन, हमारा जो मैनेजर दुबे था उसने धोखाधड़ी से हमारा सब कुछ अपने नाम करवा लिया है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। सुमन अपने पति को कोई भी टेंशन नहीं देना चाहती थी और इसलिए वो उससे बोलती है, सोहन जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके पास। हम अपना कारोबार एक बार फिर शुरू करेंगे, लेकिन इस बार मैं गोलगप्पे का कारोबार शुरू करूंगी। गोलगप्पे का? पर वो कैसे हो सकता है? हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए सोहन जी। इतना कहकर सुमन वहां से चली जाती है और जैसे ही वो अपने घर में पहुंचती है वैसे ही वहां पर सोहन का मैनेजर उससे बोलता है, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तुझे तो तेरे पति ने नहीं बताया कि अब सब कुछ मेरे नाम है? हाँ, बताया है। फिर तू यहाँ पर आ गई। अच्छा, तो तू अपने पति को छोड़कर मेरे पास आई है। मुझे पता था तुम लड़कियों की कोई जात नहीं होती, जिसके पास पैसा होता है तुम सारी लड़कियां उन्हीं के साथ अपना जीवन बिताने की सोचती हो। खैर, अच्छी बात है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए। तुम जैसे कुछ नीच इंसानों की वजह से पूरी मर्द जात बदनाम है। तुम जैसे पर तो मैं थूकना भी पसंद ना करूं। यहाँ पर तो मैं अपने पति का सामान लेने के लिए आई थी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे ऐसा बोला? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। मैनेजर उसको मारने ही जा रहा होता है कि इतने में सुमन की सास वहां आ जाती है और उसको डंडे से मारने लगती है। थोड़ी देर के बाद कांता और सुमन वहां से रोते हुए चले जाते हैं। सुमन अपने साथ कांता से बोलती है, माँ, मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ बेटा। थोड़ी देर बाद सुमन और कांता अपने कान के कुंडल, हाथ के कड़े निकालकर सुनार के पास बेच देती है। उसके बाद जो पैसे आते हैं उससे वो दोनों जंगल के पास झोपड़ी बनाते हैं
और थोड़े पैसों से गोलगप्पे बनाने का सामान ले आते हैं। रात के समय दोनों गोलगप्पे बना लेते हैं और अगली सुबह गोलगप्पे को बेचने के लिए बाजार में चले जाते हैं। बढ़िया बढ़िया गोलगप्पे खाओगे, ऐसे गोलगप्पे कहीं भी नहीं खाए होंगे। ताजे ताजे गोलगप्पे खाओ, ताजे गोलगप्पे। सुमन की आवाज सुनकर और नया ठेला देख उसके पास काफी ग्राहक आने लगे और उसके टेस्टी गोलगप्पे खाकर एक लड़की ने कहा, अरे भाभी, आपके गोलगप्पे तो बहुत ही टेस्टी हैं। आप रोज यही पर ठेला लगाया करो, मैं आपके पास रोज आया करूंगी। उसकी ये बात सुनकर सुमन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है और उसके जवाब पर सिर हिलाकर हाँ कर देती है। धीरे धीरे करके सुमन के ठेले के आगे लंबी लाइन लगने लगी और देखते ही देखते सुमन एक ठेले से बड़ा सा होटल खोल लेती है। धीरे धीरे करके एक बार फिर सुमन अमीर हो जाती है और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है। चुड़ैलों की चाय टपरी। केदारनाथ के छोटे से इलाके में एक छोटी सी चाय की टपरी थी जिसमें 3 बहनें चाय बनाकर लोगों को बेचा करती थीं, जिनका नाम सुष्मिता, भानुमति और दृष्टि था। सुष्मिता और भानुमति दोनों दृष्टि की बड़ी बहनें थीं। वहीं दृष्टि सबसे छोटी और सबसे ज्यादा चंचल थी। पूरे इलाके में उन तीनों बहनों की चाय सबसे ज्यादा मशहूर थी, जिसकी वजह से वो अच्छा खासा कमा भी रही थी। जो भी केदारनाथ घूमने आया करता वो उन तीनों बहनों की चाय की टपरी में चाय पीने जरूर आता। एक दिन एक कपल शादी के बाद वहाँ घूमने जाते हैं। आपको पता है यहाँ की खास बात क्या है? यहाँ पर एक चाय की टपरी है जहाँ बहुत ही स्वादिष्ट चाय पीने को मिलती है। अनन्या, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये चाय की टपरी क्या होता है? अरे बुद्धू, टपरी मतलब चाय की एक छोटी सी दुकान। चलो हम भी इन तीनों बहनों की चाय की दुकान पर चलते हैं। चिराग अपनी पत्नी अनन्या की बात मानकर उन तीनों बहनों की चाय की दुकान में रास्ता पूछते पूछते पहुंच जाता है। अरे यार, कितनी दूर है इन तीनों बहनों की चाय की दुकान। चलो कोई नहीं, आखिर हम पहुंचे तो सही। सुनिए, जरा हमारे लिए 2 कप गर्मा गर्म चाय बना दीजिए। बहुत दूर से हम आए हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी चाय की दुकान से चाय पीने के लिए। अरे भानुमति, जरा साहब और मैडम के लिए चाय तो चढ़ाना। अभी चढ़ाती हूँ दी। भानुमति चाय का बर्तन रखकर उसमें चाय बनाने लगती है। देखते ही देखते वो एक लाजवाब जायकेदार खुशबू वाली चाय बना देती है, जिसकी खुशबू सूंघते ही वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी भानुमति चाय को कप में डालकर दृष्टि से कहती है, अरे छुटकी, तनिक इधर तो आओ, ये लो चाय लेकर जाकर साहब और मैडम को दे दो। दृष्टि चाय के कप उठाती है और उन्हें ले जाते हुए कहती है, चाय गरम, चाय चाय गरम, चाय चाय गरम, चाय चाय वाला चाय। ये लो साहब आपकी चाय, ये लो मैडम ये आपकी चाय है। अरे तुम तो बहुत ही प्यारी हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दृष्टि है। मैं 3री कक्षा में पढ़ती हूँ और अपनी दोनों बहनों की मदद करती हूँ। दृष्टि की बात सुनकर अनन्या को हंसी आ जाती है। तभी वहाँ सुष्मिता पहुँच जाती है। दृष्टि, मेहमानों को ऐसे परेशान मत करो, उन्हें आराम से चाय पीने दो। इतना कहकर सुष्मिता अपनी छोटी बहन दृष्टि को वहाँ से ले जाती है। लेकिन तभी अचानक से बारिश होने लगती है, जिसे देखकर सुष्मिता उन दोनों से कहती है, अरे अब तो बारिश होने लगी है और बारिश होने के बाद यहाँ के रास्ते बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। अगर आप दोनों चाहो तो बारिश रुकने तक हमारी दुकान में रुक सकते हो। सुष्मिता की ये अच्छाई देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और बारिश रुकने का वहीं इंतजार करने लगते हैं। और बारिश रुकने तक वो सुष्मिता की दुकान की कई सारी चाय स्वाद स्वाद में पी जाते हैं। और बारिश रुकने के बाद वो दोनों वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा हो और कुछ गलत ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वहीं कुछ ऐसा उन तीनों बहनों के साथ भी हुआ। उनकी ही दुकान के पास एक विमल नाम के आदमी का एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। लेकिन आप लोग तो जैसे जानते ही हो कि ऊंची दुकान के फीके पकवान। वो अपनी चाय में दूध कम पानी ज्यादा मिलाया करता था, जिसकी वजह से उसका चाय का रेस्टोरेंट चल नहीं पाता था। जो भी ग्राहक आता है वो सीधा इन तीनों बहनों की चाय की टपरी में घुस जाता है। अरे इस टूटी फूटी दुकान में उन्हें क्या स्वाद मिलता है जो मेरे इतने अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं है। मुझे इसका कुछ तो उपाय निकालना ही होगा। एक रात वो तीनों बहनें काम खत्म करके अपनी चाय की दुकान में ही सो जाती हैं। इस बात का फायदा उठाकर विमल रात के समय उनकी चाय की दुकान के चारों तरफ पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देता है, जिसके बाद वो तीनों बहनें आग में जलने लगती हैं। लेकिन सुष्मिता और भानुमति अपनी छोटी बहन दृष्टि को उस आग से किसी तरह बाहर निकाल देती है और उसकी जान बचा देती है। लेकिन वो दोनों अपनी जान बचा नहीं पाती और आग में जलकर मर जाती हैं। इस दुर्घटना के बाद दृष्टि यहाँ वहां दर दर की ठोकरें खाने लगती है
उसका कोई सहारा नहीं था। वो लोगों के घरों में जाकर भीख मांगकर अपना गुजारा करती और हर रात रोते हुए अपनी दोनों बहनों को याद करने लगती। सुष्मिता दीदी, भानु दीदी, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आप दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। अब मैं आप दोनों के बिना कैसे जीऊंगी? दृष्टि रो ही रही होती है, इतने में वहाँ सुष्मिता और भानुमति की चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है, जो उससे कहती हैं, दृष्टि, रोना बंद करो। हम कहीं नहीं गए हैं, हम तुम्हारे पास ही हैं और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। छुटकी, तुझे छोड़कर भला हम कहीं जा सकते हैं क्या? हम तेरे लिए वापस लौट कर आए हैं। चल आजा, हमें गले से लगा ले। दृष्टि खुशी से अपनी दोनों बहनों की चुड़ैलों को गले से लगा लेती है। वहीं अगले दिन सुबह जैसे ही होती है, दृष्टि और भानुमति दोनों इंसानी रूप में बदलकर अपनी चाय की टपरी पर दोबारा से खड़ी रहती हैं और चाय बनाने का काम शुरू कर देती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग अपनी चाय बनाने का काम कभी नहीं छोड़ेंगे। वो तीनों बहनें दोबारा से चाय का काम शुरू कर देती हैं और पहले की ही तरह उन तीनों बहनों की दुकान पर बहुत भीड़ लगने लगती है। ये सब विमल देख लेता है, जिसके बाद वो खुद से ही कहता है, अरे बाप, उस रात मैंने इन तीनों को जलाकर मार दिया था, फिर ये तीनों जिंदा कैसे हो सकती हैं? मुझे तो लगता है ये तीनों चुड़ैल बन गई हैं और उसके बाद भी यहाँ चाय बेचने का काम कर रही हैं। मुझे ये बात सभी लोगों को बतानी होगी। विमल आसपास के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें इन तीनों के बारे में भड़काता है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर विमल के साथ सुष्मिता की चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे चुड़ैल की बच्ची, तू हमारे यहाँ क्या कर रही है? अगर तू मर चुकी है तो तू चाय कैसे बना रही है? हे भगवान, बाप रे बाप, इन चुड़ैलों की हिम्मत तो देखो, हमारे ही इलाके में चाय बेच रही हैं। इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। अरे ये चुड़ैल है चुड़ैल, ये सीधी तरह यहाँ से जाएंगी नहीं। इन्हें तो पत्थर उठाकर मारो, तभी इन्हें सबक मिलेगा। गांव के सभी लोग मिलकर उन तीनों को पत्थर उठाकर मारने लगते हैं। सुष्मिता और भानु को पत्थर लगने के बाद कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन दृष्टि के जैसे ही पत्थर लगता है, उसके माथे से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर भानुमति और सुष्मिता बहुत गुस्से में आ जाती हैं और उसी वक्त वे अपने असली रूप में आ जाती हैं। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या कसूर है हमारा जो तुम हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे? अरे चुड़ैल की बच्ची, तेरा कसूर ये है कि तू चुड़ैल होकर भी चाय बेच रही है। तुम्हारा भांडा तो फूटना ही था ना। तभी सुष्मिता को विमल की बात कुछ अटपटी सी लगती है, जिसके बाद वो गुस्से से विमल से कहती है, तुझे कैसे पता कि हम मर चुके हैं और मरने के बाद भी चाय का काम कर रहे हैं? विमल ने एक बार भी नहीं सोचा और अचानक से कह देता है, अरे मैंने ही तो तुम दोनों को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर जलाया था, तो क्या मुझे नहीं पता होगा कि तुम तीनों मर चुकी हो और चुड़ैल बन चुकी हो? विमल की बात सुनते ही सभी लोग विमल को घूर घूर कर देखने लगते हैं, जिसके बाद भानुमति और सुष्मिता विमल की गर्दन को गुस्से से पकड़ लेती हैं और उससे कहती हैं, हमें तो पता भी नहीं था कि हमारी मौत किस वजह से हुई है, लेकिन ये बताकर तूने अच्छा ही किया। अब तुझे भी सजा मिलनी चाहिए। दीदी, इसे मत छोड़ना, इसके जैसे मुजरिमों को तो बुरी से बुरी सजा मिलनी चाहिए। सुष्मिता और भानुमति उन दोनों को पटक पटक कर मारने लगती हैं कि तभी वहाँ चिराग और अनन्या पहुँच जाती हैं और उन्हें ये सब करने से रोकती हैं। रुक जाओ, अरे रुक जाओ, ऐसा मत करो, तुम दोनों ये क्या कर रही हो? तुम बहुत अच्छी दिल की हो, तुम्हें ये सब करते हुए शोभा नहीं देता। लेकिन इसने हमारी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी, इसे हम कैसे छोड़ें? अरे इसको कानून सजा देगा, इसे छोड़ दो और तुम दोनों यहाँ से मुक्त हो जाओ। हम अपनी छोटी बहन दृष्टि के लिए यहाँ रुके हुए हैं, उसका हमारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। दोनों चुड़ैल बहनों की बातें सुनने के बाद अनन्या की आंखों में आंसू आ जाता है, जिसके बाद अनन्या उन दोनों चुड़ैल बहनों से कहती है, आज से तुम्हारी बहन हम दोनों की बेटी हुई, इसको पढ़ाने की और अच्छी परवरिश देने की जिम्मेदारी हमारी हुई। अनन्या की ये बात सुनकर सुष्मिता और भानुमति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। वहीं चिराग विमल को पुलिस के हवाले कर देता है, जिसके बाद विमल को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और अनन्या अपने पति चिराग के साथ दृष्टि का बिल्कुल अपनी एक बेटी की तरह ध्यान रखने लगती है। 3 जादुई छाते। आज मांडवा गांव का मंजर देखने लायक था। पूरा आसमान काले घने बादलों से छाया हुआ था। बिजली जोरों शोरों के साथ चमक रही थी। घर का चूल्हा उदास पड़ा हुआ था। तभी 5 साल का भोला चीनू कहता है, माँ, इतनी देर हो गई, पिताजी अभी तक खाना नहीं लेकर आए। माँ की आंखों में भरी बेबसी की झलक को 12 वर्षीय सितारा एकदम साफ तौर पर भांप पा रही थी।
चीनू चलो हम कोई खेल खेलते हैं। सितारा चीनू का ध्यान भटकाने की खातिर उसे खेल में उलझाती है। तभी गगन घर आता है। ये क्या, आप तो पूरी तौर से भीग चुके हैं। अरे अरे मेरी फिक्र छोड़ो, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। इस राशन से उनकी खातिर खाना पका दो जल्दी। जहां पूरा गांव खा पी कर सोने को था, उस घड़ी उनके घर में चूल्हा जल रहा था। भूख के चलते दोनों बच्चे फिजूल खाना खा जाते हैं। बचा हुआ खाना भारती गगन को परोस देती है। भारती, तुम्हारे खाने को तो कुछ बचा ही नहीं है। वो सवेरे कांता के घर से भोज आया था, मैंने वही खा लिया था। पेट में रत्ती भर भी जगह शेष नहीं। भूख से बिलखने के बावजूद भी भारती का खाने के प्रति मनाही का रुझान घर की आर्थिक तंगी को साफ साफ दर्शा रहा था। भारी बरसात के चलते छत की टूटे फूटे छप्पर से बरसात की फुहार बरसने के चलते सभी को जागकर रात काली करनी पड़ती है। ये बरसात हम गरीबों पर बिजली की तरह टूट पड़ी है। मैं पूछती हूँ, आखिर ऐसी कौन सी कमाई कर रही हो तुम कि अब तक एक नया छप्पर चढ़ाने के पैसे भी न जोड़ सके। मैं अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रहा हूँ। थोड़े ही समय पश्चात सवेरा हो जाता है, मगर बरसात छूटने के बजाय और ज्यादा बढ़ती ही चली जाती है, जिसे देख गगन बिगड़ते स्वर में कहता है, अरे जाने ये मेघालय के बादल कब छटेंगे। कितनी दफा कहा है कि एक छाता खरीद लो, जिससे बरसात में आना जाना सुगम हो। बरसात न छूटने पर गगन भीगते हुए निकल पड़ता है। गांव से कुछ मील की दूरी पर उसकी एक चाय की टपरी थी, जिसे बड़ी ही मुश्किल से घर का गुजारा चल पा रहा था। अरे बरसात में तो चाय की खपत बड़ी अच्छी होनी चाहिए, मगर आज एक भी राहगीर चाय पीने नहीं आया। बच्चों, घर के भीतर ही रहना, मैं तुम्हारे पिता की खातिर खाना लेकर जा रही हूँ। माँ, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं और चीनू मिलकर खाना पहुँचा देंगे। वैसे भी इस घड़ी बरसात एकदम धीमी है। ठीक है बच्चों, मगर ध्यान से। दोनों बच्चे झूमते हुए चल देते हैं। तभी हो रही बूंदाबांदी एकाएक तूफानी बरसात में बदल जाती है। दोनों भाई बहन पूरी तरह से बरसात में सराबोर हो जाते हैं। दीदी, दीदी मुझे ठंड लग रही है। अगर हमारे पास छाता होता तो हम भीगते नहीं। दोनों एक घने पेड़ के नीचे छिप जाते हैं, जहाँ एक आदमी उनके बगल में खड़ा होता है। अंकल, आपके पास तो छाता है, फिर आप इस पेड़ के नीचे क्यों खड़े हैं? मगर मैं भूखा हूँ। अगर तुम मुझे अपना ये खाना दोगी तो बदले में तुम्हें ये छाता मैं दे सकता हूँ। छाते के लोभ में सितारा उसे खाना दे देती है और आदमी उसे छाता देता है। दोनों जैसे ही छाता खोलते हैं, वो एक छाता 3 छाते में बदल जाता है, जिसे देख वो काफी अचंभित होते हैं। अरे, ये एक छाता 3 छाते में कैसे बदल गया? जैसे वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ उनके सिवा दूर दूर तक और कोई नहीं होता। तभी वो तीनों छाते चमचमाने लगते हैं, जिनमें से एक छाता सोने का, दूसरा छाता पैसे का और तीसरा छाता इंद्रधनुष के रंग का हो जाता है। लगता है ये तीनों तो जादुई छाते हैं। चलो चीनू, इन छाते को लेकर घर चलते हैं। आज तो माँ बहुत खुश होगी। सितारा साधारण छाते के नीचे आकर दोनों छाते को थामकर चल पड़ते हैं, जहाँ उनकी निगाहें गोल घेरे में छिपे अंधेड़ उम्र के इंसान पर पड़ती है। काका, आप हमारी छाते में आ जाइए। मगर बच्चों, तुम्हारा छाता काफी छोटा है, इसमें 3 जन कैसे समाएंगे? वो बूढ़ा आदमी जैसे ही छाते के भीतर घुसता है, छाते का आकार एकदम बड़ा हो जाता है। उसमें से अनगिनत छाते की बरसात होती है। अरे ये छाता है कि गोवर्धन पर्वत? अरे ये अचानक इतना विशाल कैसे हो गया? क्योंकि ये जादुई छाता है। ये छाता आप रख लीजिए, इसे आप भीगने से बच पाएंगे। इसके बाद वो जादुई तीनों छाते को लिए घर का दरवाजा खटखटाते हैं, जहाँ भारती किवाड़ खोलती हुई कहती है, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। तुम्हारे पास ये 3 छाते कहाँ से आए हैं? सितारा अपनी माँ भारती को रास्ते में हुए सारा वृतांत कह सुनाती है और वो एक एक करके तीनों छाते को खोलती है। तभी उन छातों से निकल रही रोशनी से घर का कोना कोना चमक उठता है और वो 3 जादुई छाते में ढल जाते हैं, जिसमें से सोने का छाता उन्हें खूब सारे सोने के सिक्के, पैसे का छाता उन्हें रुपए और साधारण छाता उन्हें काफी सारा छाता देता है। कल तक हम गरीबी से जूझ रहे थे, हमारे पास एक छोटा मोटा छाता खरीदने का दाम भी नहीं था, मगर आज अनगिनत रुपए, सोना और अनेकों छाते हैं। ये सब कुछ सिर्फ इन 3 जादुई छाते के चलते हुआ माँ।
देर शाम गगन मुंह लटकाए घर लौट कर आता है, जहां तीनों मिलकर जादुई छाते से निकल रहे सोने पैसे को बटोर रहे थे। ये देख खुशी से उनकी आंखें चमक उठती हैं। अरे इतना सारा धन और पैसा, कहीं ये मेरी आंखों का भ्रमजाल तो नहीं? ये कोई भ्रम नहीं, बल्कि आंखों देखा सच है। ये सब कुछ इस 3 जादुई छाते का प्रभाव है। वो सारा सोना सुनार के यहाँ बेच कर एक खूबसूरत आलीशान घर की नींव खड़ी करके ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। मगर अब ये गांव के निवासियों के मन में खटकने लगती है बात। अरे सविता, लगता है भारती और गगन के हाथ कोई बड़ा खजाना लगा है। तभी तो जहाँ पूरा गांव भारी बरसात के चलते प्रचंड बेरोजगारी से जूझ रहा है, उन्होंने महल ठोक दिया। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अरे जो इंसान सालों में भी एक छाते का मोल न जुटा पाया, उसके पास एकाएक इतना रुतबा, मुझे तो ये बात नहीं पच रही। वो दोनों औरतें उनके घर आकर कहती हैं, क्या बात है, तुम दोनों के तो ठाठ ही बदल गए। जिनका जादुई चिराग हाथ पड़ गया है क्या? तुम हमारे घर की खुशियों में शरीक होने आई हो या फिर हमारी अमीरी का राज टटोलने? फिर भी हम तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। वो तीनों जादुई छाते को खोलकर कहती हैं, ऐ मेरे तीनों जादुई छाता, जल्दी से अपना जादू तो दिखाना। तीनों छाते जादुई अवतार में आकर खूब सारा सोना और पैसे की बौछार करते हैं। ये देख दोनों का मुंह हैरानी से खुला रह जाता है। अरे तुम्हें जितने धन और रुपयों पैसों की आवश्यकता है, इस ढेरी में से उठा लो। वो झटपट से सारा पैसा सोना उठाकर पूरे गांव में जादुई छाते का डंका पीट देती हैं, जिसके बाद पूरा गांव उठकर उनसे मदद मांगता है। गगन और भारती बिना नाक भौं सिकोड़े जादुई छाते से पूरे गांव की मदद करते हैं। हमारे पास तो रहने के लिए ये आलीशान छत है, मगर जो गरीब मसलूब मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे जीवन काटते हैं, वो इस घनघोर बरसात में जाने उनका क्या हो रहा होगा। हमें इन जादुई छाते से उनकी सहायता करनी होगी। वो तीनों जादुई छाते को लेकर मंदिर पहुंचते हैं, जहां बैठे सभी भिखारी बरसात में भीग रहे थे। आप सबके पास रहने को कोई जगह नहीं है क्या? अरे मैम साहब, एक इंसान की 3 जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे पास तो कुछ भी नहीं। हम कोई शौक से इस भरी बरसात में यहाँ डेरा जमाए नहीं बैठे मैम साहब। अगर ये गरीबी जड़ से मिट जाए तो? अरे साहब, क्यों हमारी गरीबी की खिल्ली उड़ा रहे हो? जो होगा ही नहीं उसकी आस क्या लगाना। गगन उसी क्षण जादुई छाते को खोलता है, जिसके साथ भिखारी की झोली अनगिनत रुपयों और सोने से भर जाती है। इसका सदुपयोग करो और उतार लो इस गरीबी की गठरी को। इस प्रकार वो हमेशा तीनों जादुई छातों से सैकड़ों गरीबों की जीवनी बदलते हैं और हंसी खुशी रहा करते हैं। डब्बे वाली सास बहू। बिजनौर गांव में रहने वाले हरभजन के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। हरभजन, उसकी पत्नी केसरी, बेटा प्रीतम और बहू मंदिरा। वो दोनों बाप बेटे खेती के काम में काफी निपुण थे। अरे मंदिरा बहू, बना कि नहीं कुछ? बस बाबूजी लाई। बहू अगर देरी हो तो जो रूखा सूखा है वही ले आ। अरे रे, अब का बेचारी बहुरिया चुल्हनी पर सवार हो जाए, कौन रेल छूटत है का? ठहर जाओ। अरे भगवान, तुम लुगाई हो कि कसाई? जब देखो हमारे चांद पर मचान गाड़ी की होड़ लगाई रहती हो। आज 2 खेतों में सब्जियां बोना है। मंदिरा तेज गति से दोनों के आगे खाने की थाली परोसती है और दोनों तुरंत खाना सफा चट करके लंबी डकार मारते हुए कहते हैं, वाह बहू, क्या गजब का दमदार खाना बनाया था। पेट भर गया पर मन नहीं भरा। हाँ मंदिरा, वाकई तुमने खाना काफी बेहतरीन बनाया था। आखिर बहू कौने की है? केसरी देवी की। तो नप तुला हाथ तो होइए ही। केसरी बहू के हाथ के खाने की बखान कर रही होती है। तभी गांव का मुखिया दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोलता है, अरे जब स्वादिष्ट खाना बनाने में सास 10 नंबरी है तो बहू नंबरी तो होगी ही केसरी। अरे मुखिया जी, आप इतने भोर सवेर हम गरीबन की कुटिया में कोनो काम रहे का? एकदम खास मकसद से आया हूँ। कल मेरी बेटी लाजवंती की मंगनी है, जिसका पहला निमंत्रण तुम्हें देने आया हूँ। दरअसल कल तुम्हें हलवाई की जगह सारा खाना बनाना होगा, क्योंकि हलवाई से ज्यादा भरोसा मुझे तुम्हारे खाने पर है और हलवाई का श्रम मैं तुम्हें दूंगा। जी हुजूर, निश्चिंत रहिए। हम सास बहू ऐसन खाना बनाए कि सबन जन उंगलियां चाटत रह जाइए।
हरभजन और प्रीतम, तुम्हारा ध्यान रखते हुए मैंने मंडी से सब्जियां नहीं मंगाई हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारे खेत की ताजी तरकारी कल के भोज के लिए चाहिए। जी सरकार, आज सब्जियां तोड़कर उन्हें कल तड़के भोरी हवेली पर पहुंचा देंगे। अगले सवेरे सास बहू घर का कामकाज निपटाकर हवेली के बावर्ची खाने में पहुंचती हैं। सासू माँ, ये चारों ओर राशन पानी का झमेला देखकर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। बहू घबरा नहीं, तू बारीक मसाला तैयार कर, पहले कढ़ाई पनीर बनाकर निपटावत हैं। दोनों सास बहू साड़ी का पल्लू कमर में कसकर खुश मिजाज झटपट खाना तैयार करती हैं। ये देखकर मुखिया हैरानी से कहता है, इतने कम में तो सालों के तजुर्बे से भरे आधे दर्जन हलवाई भी दावत का भोज तैयार नहीं कर पाते, जितना कि तुम सास बहू ने किया। ये लो तुम्हारा मेहनताना। मुखिया काका, पहले खाना चक्कर तो देख लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं। खाने की लजीज महक और रंगत साफ शब्दों में बयां कर रही है कि खाना कितना स्वादिष्ट है। जश्न में सास बहू के खाने की खूब तारीफ होती है, जिसके बाद दोनों घर लौट आती हैं। एक सवेरे हरभजन और केसरी के बीच मुठभेड़ छिड़ जाती है। अरे क्यों छोटी सी बात का बखेड़ा खड़ा कर रही हो? आरी दादा, ई कतो के छोटा बात जान पड़त है। जीवन भर हम गरीब और अमीर के बीच में ही फसल रह जाएं। जाने कौन दिन ई 1.5 फुटिया गुमटी से छतनुमा मकान हुई। माँ जी, वैसे ये आपका आपसी मामला है, लेकिन अगर आप बुरा न माने तो कुछ कहूँ? हाँ बहुरिया, एकदम बेझिझक होकर कह डाल। माँ जी, अन्नपूर्णा देवी की दया से हम सास बहू के हाथ में बेहतर खाना बनाने का हुनर सवार है। फिर घर का चूल्हा चौका खत्म करने के बाद सारा दिन खाली हूँ। क्यों ना हम घर बैठे खाने का डब्बा बनाए, इससे 4 पैसे आएंगे तो हम घर के मर्दों का हाथ बटा पाएंगे। ई तो एकदम नीक तरकीब है। और डब्बे की सब्जी खरीदने के पैसे तो सूखे सूखे बच जाएंगे। दोनों सास बहू सब्जियों के बागान से सब्जियां तोड़ लाकर बाजार से कुछ डिब्बे खरीदकर चाव से बनाया खाना सजाकर कहती हैं, ईश्वर का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। दोनों सास बहू खाने के डिब्बे लेकर बुलंद आवाज से कहती हैं, चखो सास बहू की मजेदार स्वादिष्ट डिब्बे, एक बार खाओगे बार बार आओगे। अरे बहुरिया, हमरा ही खाने के डब्बे की तरकीब जम तो जाई, कहीं हमारे लगाए हुए पैसे डुबो ना दे। अब अहीं तक एक भी खाने का डिब्बा ना ही बिका। माँ जी, वो इसलिए क्योंकि गांव में संयुक्त परिवार निवास करते हैं जो भोजन खुद पकाते हैं। हमें अपने खाने के डिब्बों को लेकर वहां जाना होगा जहाँ मजदूर से भरा कारखाना बसा हो। दोनों सर पर खाने के डिब्बों से भरी टोकरी लेकर एक बड़े कारखाने में घुसकर कहती हैं, यहाँ हमारा काम बन जाएगा। दोनों को देख कारखाने का मालिक महिपाल कहता है, अरे किसकी इजाजत से अंदर घुसी आ रही हो? साहिब, वो दोपहर के भोजन के समय जानकर हम बिन इजाजत अंदर चली आईं। जी, हम सास बहू खाने के डिब्बे बनाती हैं। नहीं चाहिए ये बेस्वाद खाने के डिब्बे। साहिब, एक डब्बा चख कर देख लो, खाना ना भाई तो भले 1 पैसा ना देना। महिपाल जैसे ही खाने का डिब्बा खोलता है, उसमें से आ रही तेज खुशबू से मंत्रमुग्ध होकर खाने का निवाला चखकर वाहवाही करता है। भाई वाह, तुम सास बहू के हाथों में तो जादू है। इतना लाजवाब खाना, मजा आ गया भाई। तुम्हारे हाथों में साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। कल से हर रोज मेरे कारखाने की खातिर 50 डिब्बे ले आना और हाथों हाथ कीमत ले जाना। जी, आपका शुक्रिया। महिपाल बाकी के डिब्बे की कीमत अदा करके सभी वर्कर को खाना देता है। उन कीमत से सास बहू एक पुराना ठेला खरीदकर खाने के डिब्बे तैयार करके उन्हें हर दिन बेचने निकलती हैं। आ जाओ काका चाचा और ले जाओ सास बहू के लाजवाब स्वाद से भरे खाने के डिब्बे। अरे ओ खाने वाली, कैसे बेच रही हो एक डिब्बा? जी, 50 रुपए में एक भरा पूरा डिब्बा। इसमें 2 तरह की सब्जी, 4 रोटी और चावल शामिल हैं। 50 रुपए में इतना कुछ? तुमने तो 10 बरस पीछे की याद दिला दी। बबुआ, तू ई गांव में नया आए हो का? जी काकी, मेरे 4 दोस्त भी मेरे संग हैं। अगर आपके डिब्बे का खाना शानदार निकला तो कल से 5 डिब्बे खरीदूंगा। धीरे धीरे सास बहू के शानदार खाने के डिब्बों की खपत तेजी से बढ़ती चली जाती है, जिससे उन्हें काफी ज्यादा आमदनी होने लगती है। माँ जी, खाने के डिब्बों से इतने कम वक्त में हमने इतने पैसे जोड़े हैं, क्यों ना अब हम एक ढाबा खोलें? उससे हमें 2 फायदे होंगे। राहगीर वहाँ तसल्ली से बैठकर खाएंगे और हमें दिन भर धूप की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। रही बात डिब्बे पहुँचाने की, तो उस खातिर हम एक नौकर रख लेंगे। दोनों सास बहू ढाबा खोलकर उसे चलाने लगती हैं। उनके खाने की अच्छी गुणवत्ता और सस्ते दर के चलते लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। जो भी उनके हाथ का स्वाद चखता वो कहता, वाह,
क्या गजब का स्वाद भरा है तुम सास बहू के खाने में, मजा आ गया। एक डिब्बा घर के खातिर भी भर दो। जी क्यों नहीं। ढाबे पर आने वाले लोग ना सास बहू के दमदार खाने को वहाँ बैठकर खाते, बल्कि खाने के डिब्बे घर भी ले जाया करते, जिससे उनकी दुगनी कमाई होने लगी थी। माँ जी, अब हर दिन हमारी दुकान पर सैकड़ों लोग की भरमार लग रही है। ऐसे में कारखाने और मिलों में खाने के डिब्बे पहुँचाने का काम शायद रोकना पड़ेगा। अरे बहू ही का बोला तो वो दिन भूल गई। हम सास बहू आज उन खाने के डिब्बे से मशहूर होकर ही इस मुकाम तक पहुँचे हैं। दोनों सास बहू सोच में पड़ जाती हैं। तभी एक युवक वहाँ आकर कहता है, जी मेरा नाम भोला है, अगर आपके यहाँ मेरे लायक कोई काम हो तो बता दीजिए। काम तो है, तुम्हें हम सास बहू के हाथों बनाते खाने के डिब्बों को इन पते पर पहुँचाना होगा। हो जाएगा दीदी। चलो, डब्बे का मसला भी सुलझ गया। डिब्बे और ढाबे से उन्हें हर दिन ताबड़तोड़ कमाई होती है, जिससे वो एक शानदार घर बनाती हैं और काफी रईस हो जाती हैं। साथ ही और भी कई नौकर चाकर उनके डिब्बे के काम में शामिल होते हैं। बहू, हम के आपन दुकान के नाम सास बहू के डिब्बे रखे के चाहिए, काहे कि ऊके चलते ही हम आज औरत होकर भी इतना कुछ हासिल कर चुके हैं। सब हमारे हाथों का हुनर का कमाल है सासू माँ। सास बहू के बेहतरीन खाने के डिब्बे उन्हें न सिर्फ तरक्की की सीढ़ियां चढ़ाता है, बल्कि गांव-गांव में मशहूर करता है।